तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हमारे साथ एक और टॉपर जुड़ चुके हैं जो किसी टॉप रैंक को बोलना तो एक नॉर्मल बात होती, बट होता है कि आपकी अगर टॉप 10 में रैंक आ जाए तो वो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के ऑल इंडिया रैंक 1 और इलेक्ट्रिकल के ऑल इंडिया रैंक 4 ऋषभ गुप्ता जी। सो वेरी वेलकम ऋषभ। थैंक यू सर। तो ऋषभ, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि जब आपको पता चला कि आपकी रैंक 1 आ गई है आईएन में और रैंक 4 आ गई इलेक्ट्रिकल में, तो सबसे पहले आपने किसको इन्फॉर्म किया, कैसा लगा आपको? सर मेरे को बहुत एक्साइटिंग लगा और सबसे पहले मैंने अपनी मदर को इन्फॉर्म किया। बिकॉज सर उन्हीं की वजह से जो कुछ भी हूँ आज मैं सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। और फिर सर अभी मुझे काफ़ी एक्साइटिंग फील हो रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत मलाल रह गया इलेक्ट्रिकल में, अगर एक दो क्वेश्चन और करेक्ट कर देता तो ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ सकती थी इलेक्ट्रिकल में भी। बट अब जो भी है आई एम हैप्पी विद दैट। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन वही था कि आईएन में रैंक 1 आने की ज्यादा खुशी है या इलेक्ट्रिकल में रैंक 1 ना आने की ज्यादा दुख है? तो उसका आंसर आपने ऑलरेडी दे दिया। यस। तो ऋषभ, सभी लोग जानना चाहते होंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कौन से शहर से बिलोंग करते हो, 12th कहाँ से की है, क्या बैकग्राउंड था, कौन से कॉलेज में गए सर थे, पूरी की पूरी एक बार अपना जर्नी बताइए, बचपन से लेके यहाँ तक की गेट के एग्जाम में रैंक आने से पहले तक की। यस सर, बेसिकली मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। सर इनिशियली जब मैं पैदा हुआ था उसके एक दो साल बाद ही मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो जो भी मेरी एजुकेशन वगैरह थी मेरी मम्मी ने ही जो हेल्प की, और मेरी मम्मी ने ही सब कुछ मैनेज किया मेरे लिए। और मैंने अपनी 10th और 12th भी आगरा से ही की है, सीबीएसई बोर्ड से। एंड सर आफ्टर डेट यूपीटीयू एक एग्जाम होता है, उसके थ्रू मेरा गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा में मेरे को इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ऑफर हुई। सर फिर मैंने उसको परस्यू किया एंड 2018 पास आउट हूँ मैं सर। जब फाइनल ईयर में हम पहुंचे थे तभी पता चल गया था सर गेट के बारे में, और काफ़ी कुछ पीएसयू में जाना है या नहीं ये सब पहले से पता था। फिर सर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं सर गेट के लिए प्रिपेयर उतना अच्छे से नहीं कर पाया। फिर मैंने आईटी सेक्टर में ज्वाइन किया 2 साल के लिए। ऑलमोस्ट 1.5 to 2 years के अराउंड मैंने वहाँ पे काम किया। फिर मुझे लगा सर, रियलाइज हुआ कि सर आईटी सेक्टर में मैं जॉब करते करते मैं प्रिपरेशन अपनी कर नहीं पाता हूँ अच्छे से। फिर ठीक है। मैंने ऐसा सोल्यूशन देखा जिससे मुझे हेल्प मिले इसमें, मेरी प्रिपरेशन में भी हेल्प मिले और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी निकाल सकूँ। तो सर फिर मैंने कोचिंग ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। एंड सर 11th एंड 12th क्लास को मैंने पढ़ाया, इनिशियली 9th 10th को भी पढ़ाया था। फिर सर मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ, फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ। और ये फिजिक्स एंड ईएमएफटी जो हमारे बीटेक में है या जो गेट में आता है एक सब्जेक्ट, वो काफ़ी क्वाइट सिमिलर है, तो उसने मेरी हेल्प भी की उसमें। दैट्स इट सर। ठीक है, तो आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशनल रही, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं आपकी लाइफ में। जैसे कि आपने बताया कि एक सिंगल मदर ने आपको सपोर्ट किया थ्रू आउट, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन में टूट जाते हैं या इसको एज अ नेगेटिविटी ले लेते हैं, बट ऑल इन ऑल कहीं ना कहीं आपके लिए शायद वो एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन काम किया कि मुझे अपनी मदर के लिए कुछ ना कुछ करके दिखाना है। बहुत सारे यस बच्चों का ये मैसेज होता है, या बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें अपनी तैयारी में मोटिवेशन नहीं आ रहा है, हम अपनी तैयारी में कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं। तो वहां पर मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि यार अगर आप अपने पेरेंट्स को देख के मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो तो फिर शायद दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आपका क्या थॉट है यस इसके? राइट सर। जर्नी तो अप्स एंड डाउन्स रहेगी सर ही रहे। यस सर, वही सर, जब भी आपको डिमोटिवेशन फील हो तो अपने पेरेंट्स की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ, जो भी आपकी लाइफ में या आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन प्रॉब्लम्स की तरफ आप एक बार देखिए, और वहां से आपको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और सर सर एपीजे अब्दुल कलाम की जो भी हम जर्नी देखते हैं, या फिर और भी कई लोग हैं जिनकी हम जर्नी देखते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि उन लोगों के स्ट्रगल्स तो हमसे भी ज्यादा रहे हैं। तो हमें अपने आप ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ ही सब कुछ गलत हो रहा है या सबसे ज्यादा स्ट्रगल मेरे ही हैं। हमें दूसरों से भी सीखना चाहिए, जितना है उसमें खुश रहना चाहिए और उसी में अच्छा हमें अचीव करना है। जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसी को पढ़कर या उसी को देखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। और ऑनेस्टी से कंसिस्टेंटली हम कोई भी काम करेंगे तो हमें सक्सेस जरूर मिलेगी।
तो जितने भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हो अभी या बाद में देखोगे, तो यार आप देखो, जो रैंक 1 आते हैं या जो टॉप 10 के अंदर आते हैं, आप सिर्फ उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मत सीखो, वो तो सीखना ही सीखना, उनका माइंडसेट सीखो। यस सर। आप ही की जैसी सराउंडिंग्स उनके आसपास भी होती हैं, वो लोग भी सेम लेवल के प्रॉब्लम से घिरे होते हैं, जो आप एज ए एक्सक्यूज बोल के निकल जाते हो कि भाई मेरे साथ तो ये हो रहा है, इस वजह से मैं नहीं कर पाया। वही एक्सक्यूजेस, शायद उससे भी बड़े एक्सक्यूजेस इनके पास भी होते हैं, बट ये लोग कुछ चीजों को एज ए एक्सक्यूज ना मान के उनको एज अ प्रॉब्लम मानते हैं और उनका बेस्ट सोल्यूशन ढूंढ के रैंक लेके आते हैं। तो ऋषभ, आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप जब भी कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर करते थे, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस रहता था? क्या नोट्स पढ़ते थे, नोट्स पढ़ के सिर्फ पीवाईक्यूज लगा लिए, या फिर किताबों के भी सवाल लगाते थे? एक आप मुझे ब्रेक डाउन करके बताओ कि सब्जेक्ट की क्या स्ट्रैटेजी होती थी सब्जेक्ट वाइज। हाँ सर, मैं एक सब्जेक्ट पहले थ्योरी उसकी अच्छे से रिवाइज कर लेता था। ठीक है। फिर मैं पीवाईक्यू सॉल्व करता था। अपनी उसके ब्रांच की? बाद में सर, सर मैं पीवाईक्यू जो सॉल्व करता था वो इलेक्ट्रिकल, ईसी, आई इन तीनों के ही करता था सर, क्योंकि ठीक है। उससे काफी हेल्प मिलती है। ठीक है। एंड सर उसके बाद सर मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी देता था, तो टेस्ट ने बहुत हेल्प की है। तो सर ऐसे हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और सर जो शॉर्ट नोट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। जैसे मेरा थोड़ा अलग तरीका था शॉर्ट नोट्स बनाने का। मैं हम्म। शॉर्ट नोट्स बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ बनाता था, और जैसे कुछ फॉर्मूलेज में बहुत सारी चीज़ें याद रख सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं इनको याद रख लूंगा, तो मैं उनको लिखता ही नहीं था शॉर्ट नोट्स में। ठीक है। शॉर्ट नोट्स में मैं वो चीज़ मेंशन करता था जो मुझे लग रहा है कि मैं इसको लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाऊंगा या जो भी है। तो मेरे एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स 15 पेजेस में मैक्सिमम खत्म हो जाते थे। तो ऋषभ, आप ऑब्वियसली रैंक 1 और रैंकर समिट में आ ही रहे हो आप हमसे मिलने 1 या 2 दिन में, तो आप अपने यस ना सर। शॉर्ट नोट्स लेके आना वहाँ पे, सो दैट आपके शॉर्ट नोट्स का ना एक वीडियो हम अलग से बना के बच्चों को बता पाए कि भाई ये शॉर्ट नोट्स होता है। मैं बार बार ये बच्चों को बोलता हूँ, शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है वो शॉर्ट होने चाहिए। कई लोगों के 200 पेज के नोट्स होते हैं और 400 पेज के वो शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, फिर बाद में नोट्स पढ़ते हैं। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब ही वो यस। शॉर्ट होती है। तो ऋषभ के मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ शॉर्ट नोट शेयर कर पाऊँ जैसे उन्होंने बताए थे। तो ऋषभ, ये तो ठीक है जो आपने बताया, बट सब्जेक्ट पढ़ लिया, अब अगला सब्जेक्ट आपने स्टार्ट किया, तो पिछले वाली का रिवीजन को कैसे लूप में रखते थे? सवाल लगा लगा के या थ्योरी पढ़ करते थे? हम्म, सर जैसे मैं काफ़ी टाइम से ही प्रिपेयर कर रहा था, तो थ्योरी तो मेरी बेसिकली कवर थी ही। ठीक। मैं काफ़ी टाइम से गेट दे रहा हूँ। तो सर बेसिकली प्रॉब्लम्स पर ही मैं ज़्यादा फोकस करता था। और जो मैं सर फाइनल जो मैंने रिवीजन किया लास्ट 3-4 मंथ पहले, तो फिर सर वो रिवीजन मैंने क्वेश्चंस के थ्रू ही किया। पहले मैं पीवाईक्यू सॉल्व करता था, और मैं ये देखता था कि मैं बिना रिवाइज करे मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ या क्या क्या चीज़ मैं याद रख सकता हूँ। तो पहले मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए फाइनल रिवीजन में, और उसके बाद फिर मैं गो थ्रू करता था अपने नोट्स को। तो फाइनल रिवीजन की स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग रही है मेरी। और सर टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सर। जैसे 2020, 21, 22, इनमें सर टेस्ट सीरीज को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया था मैंने। टेस्ट बिल्कुल। सीरीज में बहुत ही लाइटली ग्रांटेड ले लेता था इनको, और मार्क्स नहीं आते थे, 1-2 टेस्ट दिया या फिर कैजुअली दे रहा हूँ। पर सर फिर मैंने रियलाइज किया टेस्ट मुझे देने चाहिए। और फिर सर 24 के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो लास्ट 3-4 मंथ में मैंने सर हर 2-3 दिन में ऑलमोस्ट एक टेस्ट दिया है। और सर इनिशियली मेरी रैंक अंडर 100 या कुछ ऐसे ही रही थी, और उसके बाद सर धीरे धीरे रैंक भी इंप्रूव होने लगी और मार्क्स भी आने लगे टेस्ट में। तो टेस्ट ये सीरीज ने आप काफ़ी फुल ज़्यादा हेल्प किया लेंथ टेस्ट देते थे, आप ये बोल रहे हो जो? सर। यस सर। अच्छा, फुल लेंथ टेस्ट आप देते थे। तो ऋषभ, यस। आपने ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें कवर कर ली कि भाई क्लास के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी देना चाहिए, फुल लेंथ भी देना चाहिए। आप एक बार बताओ, जो दिसंबर और जनवरी वाला महीना होता है ना, उसको बेस्ट वे में कैसे यूटिलाइज करना चाहिए? सर दिसंबर एंड जनवरी के महीने में हम अब ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ सकते। जैसे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे अगर किसी स्टूडेंट का 1 या 2 सब्जेक्ट रह जाते हैं, उसके बाद भी वो काफ़ी अच्छी रैंक स्कोर कर सकता है। तो सर मेरा सजेशन तो उनके लिए भी यही है कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट रह जाता है, तो आप बस रिवीजन पर फोकस कीजिए। आप पीवाईक्यूज सॉल्व कीजिए, कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो जो इम्पोर्टेंट है। पीवाईक्यूज भी हम जब थ्रू आउट द ईयर सॉल्व करते हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो एक बार देखते ही हो जाते हैं, कुछ बिल्कुल। क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको टाइम लगता है करने में। तो सर बिल्कुल। उन क्वेश्चंस को हम देख सकते हैं जिससे कम टाइम में हम अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को गो थ्रू कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज सर एक मैंने बताया ही था, टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर वीक में 2 टेस्ट तो दे ही सकते हैं आप लास्ट के 2 मंथ में। और जब लास्ट के 8 to 10 डेज रह जाते हैं एग्जाम के पहले, उसमें इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है। फिर आपने जो भी पढ़ लिया, फिर शॉर्ट नोट्स ही बच जाते हैं जो भी आप रिकॉल कर सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं। तो
ठीक है, बेसिकली रिलैक्स होकर एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। तैयारी का जो समय है वो पहले आप पूरे साल उसको अच्छे से कंप्लीट करिए। बहुत सारे बच्चों का ये यस क्वेरी है, आज की डेट में मैंने देखा है कि जो गेट को टारगेट करते हैं स्टूडेंट्स 10-15 दिन में ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। कोई सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया, कोई एक आधा क्वेश्चन नहीं लगा, एक आधा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो उनको 10-15 दिन में ही पूरा का पूरा आउटकम चाहिए। जबकि कोई भी चीज आप अचीव करना चाहते हो तो उसकी एक जर्नी होती है, उसका टाइम फ्रेम होता है। आप स्विमिंग सीखने जाओगे शायद 1-2 महीने लगेंगे, साइकिल चलाना कोई सीखता है 1-1.25 महीने का टाइम लगता है, गाड़ी चलाना, तो वहां पे आदमी टाइम देता है। बट जहाँ पे प्रिपरेशन की बात आती है वहां पे उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि 10-15 दिन में ही वो बिल्कुल ही मास्टर बन जाए। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि मतलब जो 8-9 महीने प्रिपरेशन का ड्यूरेशन है, एटलीस्ट उतने दौरान तो आपको बहुत ईमानदारी से एफर्ट डालना पड़ेगा। यस सर, यस सर। सर बिना मेहनत के तो सर कुछ भी नहीं मिलता है सर। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और आपको 8 to 9 आवर्स डेली कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा 8 to 9 मंथ्स के लिए। एटलीस्ट उतना तो करना ही पड़ेगा। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कि आपको थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़े किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए या गेट को ही क्रैक करने के लिए, पर कम मेहनत में तो क्रैक नहीं होने वाला, ये तो सर बिल्कुल सीधी तय सीधी बात है। बात है सर। और सर मोटिवेशन के लिए सर आप अपनी फैमिली को देखिए सर। फैमिली से बड़ा मोटिवेशन, उनकी जो प्रॉब्लम्स रही हैं उससे बड़ा मोटिवेशन और क्या ही होगा। और दूसरी बात सर, आप जैसे कभी डिमोटिवेट फील करते हैं तो कुछ कुछ फेजेस ऐसे आ जाते हैं, तो सर मेरा ऐसा मानना है कि सर आप कहीं बाहर जाएं, एक वीक में एक बार कहीं बाहर घूमने चले जाएं, 2-3 घंटे के लिए पार्क में चले गए या कहीं किसी मॉल में चले गए, कुछ खा लिया। तो ये सारी चीजें भी एड ऑन होती है। जब हम एक कमरे में अकेले बंद होके पढ़ने लगते हैं तो सर थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन जैसा फील तो होने लगता है। तो सर हम जितना फ्री फील करेंगे, रिलैक्स रहना है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। एग्जाम क्लियर नहीं भी हुआ तो एक और ट्राई में हो जाएगा वो। बस आपको फ्रीली पढ़ना है, अपनी 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 तरफ से। हमें वही जो भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, हमें बस कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। अगर हम कर्म अच्छे से करेंगे तो फल ऑटोमेटिकली मिलेगा हमें। राइट। तो बेसिकली प्रोसेस जो है उसको अच्छे से फॉलो करो, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, और कंसिस्टेंट रहो थ्रू आउट द प्रिपरेशन। एक दिन में कुछ हासिल नहीं होता। यस जब मैंने सर। भी अपने टाइम पे प्रिपेयर किया था, मैंने भी बहुत मेहनत की थी, बहुत सारा टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, तब रैंक आती है। ऋषभ की भी जर्नी से आपको यही सीखने को मिलेगा कि आपको समय देना पड़ेगा, तब जाके वो ग्लोरी मिलती है, तब जाके वो सक्सेस मिलती है, जिसको आपको लग रहा होगा कि यार काश मैं भी उस जगह पे बैठा होता। आप भी ऋषभ की जगह पे बैठे होगे नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रॉब्ली, बट उसके लिए फिर ऋषभ जैसी आपको मेहनत, हार्डवर्क, डेडिकेशन, सैक्रिफाइस भी करनी पड़ेगी। तो ऋषभ, आपने मेरे कोई सब्जेक्ट फॉलो किए थे अपनी तैयारी के दौरान? यस सर। सर जैसे मैंने बोला, ईएमएफटी मैंने आपका देखा था। ठीक है। सर 12th के बाद तो हम भी भूल जाते हैं फिजिक्स वगैरह, और बीटेक में तो उतना, कॉलेज में तो उतनी पढ़ाई होती नहीं है। तो सर ठीक। मैंने आपका ईएमएफटी भी फॉलो किया था। वो भी मुझे हेल्प हुई, मतलब जो मैं पढ़ाता था 12th क्लास में उसके लिए भी। और सर गुरुपाल सर के मैंने मैथ्स के लेक्चर्स देखे थे। ठीक है। सर आपके कंट्रोल सिस्टम का, जैसे आपने स्टेडी स्टेट एरर निकालने वाला, सर आपने एक चीज बताई थी जिसमें आप केपी केवी मान के ऐसे डायरेक्ट मत करो, आप बेसिक से क्वेश्चन बिल्कुल। सॉल्व करो, वरना बिल्कुल। क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। तो सर बिल्कुल। वो भी मेरे को आपसे सीखने को मिला। ठीक है। तो मतलब कुल मिला जुला के बात ये कि आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, या जो चीजें मैंने बताई, जैसे बहुत यस सारे लोग सर। मानते नहीं हैं, उनको लगता है यार केपी केवी से ही हो जाएगा ना, क्या करना है। बट इस बार ही शायद यस ईसी सर। इलेक्ट्रिकल में एक ऐसा क्वेश्चन आया था जहाँ पे गलतियां हुई लोगों यस से। सर। वहाँ यस पे सर, इसी मैंने देखा था, इसी में एक क्वेश्चन आया था ऐसा। राइट, राइट। तो वो टीचर्स ने भी गलत किए, सबने गलत किए, जबकि वो बेसिक्स सिर्फ और सिर्फ फाइनल वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड है। परफेक्ट। यस तो सर। ऋषभ, आप से एक क्वेश्चन और मुझे पूछना था, जो लगभग मैं हर जितने भी टॉपर्स होते पूछता हूँ। सोशल मीडिया आपको कितना डिस्ट्रैक्ट करता था? पढ़ना ऑनलाइन है, आना भी ऑनलाइन है, तो आप कैसे डिस्ट्रैक्ट करता था या नहीं करता था, या आप रेगुलेट करते थे? सर सर सोशल मीडिया सर मुझे डिस्ट्रैक्ट तो करता था सर। जैसे मैं इनिशियली सर, पर अब जब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था सर, गेट 24 के लिए मैं 23 के बाद से ही मैंने सोच लिया था कि अब जितने भी ईयर्स मेरे वेस्ट हुए हैं या फिर मेरी अच्छी रैंक नहीं आ पाई, मुझे अब इस बार मुझे अच्छे से करना है। तो सर मैं एक टाइम स्लॉट बना लेता था कि मुझे इस टाइम में सोशल मीडिया यूज करना है। जैसे मॉर्निंग के टाइम में सबसे ज्यादा मैं पढ़ाई करता था सर, जो भी है मेरी। तो मैं सर ऐसे सोचता था, मॉर्निंग के जो 5-6 आवर हैं उनमें मैं कुछ भी यूज नहीं करूंगा, उनको कंसिस्टेंटली अच्छे से पढ़ूंगा फोकस होके। हाँ, बाद में जो भी रिवीजन करूंगा उसमें थोड़ा बहुत कुछ देख लिया तो वो एक अलग बात है। और उसके बाद सर मैं पढ़ाता भी था, 5 to 6 आवर्स वहाँ पे देने पड़ते थे। हम्म। तो सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन तो होती है सर, पर हमें एक टाइम स्लॉट बना लें या कोई टाइम चुन ले कि हाँ ये 1 घंटे का टाइम या 2 घंटे भी आप दे दें, चलो मेरे को 2 घंटे ये करना है। पर फिर 2 घंटे के अलावा जो टाइम बचता है
उस टाइम मुझे पढ़ाई करनी ही है, फोन को साइलेंट कर दें, फ्लाइट मोड पे डाल दें या फिर डेटा ऑफ करके पढ़ाई करें। बहुत ही बढ़िया। तो शिवम, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है 2026 देने वाले, उनके लिए कोई सजेशन आपकी अपनी तरफ से? सर मैं एक ही सजेशन देना चाहता हूँ, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज है, आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। जो कॉलेज में स्टूडेंट है उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलेज के साथ टाइम निकालना काफी मुश्किल होता है, पर आप धीरे धीरे आप वीकेंड में अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप वीकेंड को अच्छे से यूटिलाइज करें। जो पास आउट स्टूडेंट है उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा, आप कंसिस्टेंसी से पढ़िए, फोकस्ड रहिए और डीमोटिवेट फील मत करिए। अगर आप डीमोटिवेटेड रहेंगे और मन नहीं लगेगा ऐसे, तो फिर आपकी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। आपको मोटिवेशन के लिए आप कहीं बाहर जा सकते हैं या फिर आप अपनी फैमिली के बारे में सोचिए कि कैसे उन्होंने मुझे पढ़ाया है, तो मुझे भी उनके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। तो ऐसे आप मोटिवेट रह सकते हैं और फोकस रहिए। एक सब्जेक्ट जैसे खत्म होता है उसके बाद ही उसको पूरे अच्छे से रिवाइज कीजिए, उसके PYQ सॉल्व कीजिए, और वैसे सब्जेक्ट खत्म होते ही नहीं, डेली की डेली आप जो जो टॉपिक आपके खत्म होते जा रहे हैं उनके आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। और फिर एक बार जैसे एक चैप्टर के PYQs कर लिया आपने, तो मेरे हिसाब से तो आप एक बार और उनको लगा लें क्वेश्चंस को, तो ये ज्यादा बेटर है, आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो ऋषभ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीजें मैंने भी सीखी, आई एम श्योर जो बच्चे एग्जाम देने वाले उन्होंने भी सीखी होगी। और जर्नी अपने आप में बहुत इंस्पिरेशनल है। अप्स एंड डाउन्स को आप एज ए एक्सक्यूज भी बता सकते हो, आप अपने पास जो रिसोर्सेज नहीं है उनका एक चोला ओढ़ के ये भी बोल सकते हो कि भाई मैं नहीं कर पाया, और आप उन चीजों को एक्सेप्ट करते हुए कि भाई ये मेरे पास कमियां हैं, ये मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, बावजूद उसके जब आप कुछ बड़ा करते हो लाइफ में, कुछ नेक्स्ट लेवल की अचीवमेंट हासिल करते हो, तभी यार सक्सेस स्टोरी बनती है। 99% लोग रिग्रेट स्टोरीज के साथ जीते, 1% लोगों के पास वही सेम प्रॉब्लम्स, वही सेम सिचुएशंस, वही सराउंडिंग्स होती है, बट उन सारी चीजों को धत्ता बताते हुए वो आगे बढ़ते हैं और टॉप के रैंक हासिल करते हैं। तो आप भी कर सकते हो यार। अब ऋषभ, अनअकैडमी ने आपकी जर्नी में कैसे हेल्प किया, वो एक बार आप जरूर बताइए। सर अनअकैडमी ने, सर मैंने कोई कोर्स तो नहीं लिया था सर, पर यूट्यूब चैनल है जो क्रिएट्रिक्स का, अनअकैडमी का, सर उसमें काफ़ी हेल्प हुई है सर। स्टार्टिंग में भी मैंने आपकी वीडियो सर 2-3 साल पहले भी देखे हुए हैं, और फिर भी जैसे कोई टॉपिक मैं भूल जाता हूँ उसके बाद भी मैं विशाल सर आपकी वीडियोस देखता हूँ, EMFT की, कंट्रोल सिस्टम की, और प्रीवियस भी कुछ एजुकेटर्स रहे हैं उनकी भी कुछ तो अनअकैडमी में थे, उनकी भी वीडियोस देखी थी। जैसे अभी गुरुपाल सर हैं, उनकी मैथ्स की कुछ वीडियोस देखता हूँ, तो वो भी अच्छा पढ़ाते हैं सर। एंड सर आप तो अच्छा ही पढ़ाते हो सर, आपका जो कंट्रोल सिस्टम वाला था सर, मतलब मैं तो इम्प्रेस हो गया सर उसके बाद। सर वो कंट्रोल सिस्टम वाला जो भी आपने बताया था, तो सर आप तो मास्टर हैं कंट्रोल सिस्टम के। एंड सर EMFT में भी आपसे कुछ सीखा है, तो अनअकैडमी ने काफ़ी हद तक हेल्प की है मेरी इस जर्नी में। थैंक यू सो मच। तो ऋषभ, बैंकर समिट में आप आ रहे हैं, वहाँ पे भी मिलते हैं, वहाँ पे भी कुछ और डीप बातों पे चर्चा करेंगे, कुछ और वहाँ पे होपफुली एक आधा सेशन हम लोग करेंगे जहाँ पे थोड़ा सा और बच्चों को हम लोग स्ट्रैटेजीज वगैरह के बारे में बता पाएंगे, या थोड़ी आपकी और जर्नी को और अंदर से जानने की कोशिश करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल द वेरी बेस्ट, और होपफुली you get all the happiness, all the success in your life, all the best for all the future endeavors. Thank you, sir. Unacademy. Let's crack it.